हेलो एवरीवन, एनएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र में फेफड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फेफड़ा के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट में फेफड़ा का बनाते हैं फिगर। ये मनुष्य का फेफड़ा है। इस तरह से फेफड़ा तैयार है हम लोगों का। ये हमारा क्या है, नासिका छिद्र है। क्या है? नासिका छिद्र। यहाँ पर नासिका वेश्म होता है, जिसको इंग्लिश में नसल चैम्बर कहते हैं। और ये यहाँ पर होता है घ्राण क्षेत्र। यहाँ पर घ्राण क्षेत्र होता है। और ये हुआ हमारा स्वर यंत्र। ये हमारा क्या हो गया? स्वर यंत्र। और ये हुआ ट्रैकिया। ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया ये? ट्रैकिया। और इधर इसको कहेंगे हम लोग ब्रोंकस। इसे कहेंगे हम लोग ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे इसको? ब्रोंकियोल्स। और ये हुआ प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और ये हुआ हमारा डायाफ्राम। क्या हुआ गया? डायाफ्राम। ठीक है। और ये वायु कोश है। और इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए, फिगर जो है हम लोगों का बन के तैयार है। और आज हम लोग समझेंगे इसी के बारे में। मनुष्य का श्वसन अंग में फेफड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। फेफड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फेफड़ा के साथ साथ उसके कुछ सहायक अंग भी होते हैं। तो हम आज उन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका आ गया? नासिका छिद्र का। नासिका छिद्र में कई सारे पार्ट हैं। नासिका वेश्म, नासापट्टिका, घ्राण क्षेत्र, स्वर यंत्र, श्वास नली या ट्रैकिया, और इसके बाद फेफड़ा। फेफड़ा में कई पार्ट्स हैं। तो हम लोग आज बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे आगे मुझे ये नाक है। नाक का जो यहाँ छिद्र है, इस नाक के छिद्र को कहेंगे क्या? नासिका छिद्र। इसको इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉस्ट्रिल्स। नाक के आगे में ये 2 छिद्र दिखाई पड़ता है, इसको कहेंगे नॉस्ट्रिल्स या नासिका छिद्र। इसे नासा छिद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, नासिका छिद्र या नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल्स। नाक के छिद्र के जस्ट थोड़ा सा भीतर एक बीच में ये जो है, यहाँ पर
दोनों जगह, दोनों ओर से यहाँ पर कुछ जगह होती है। इन जगहों को कहते हैं क्या? नासिका वेस्म। नासिका वेस्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं नसल चैम्बर। नसल चैम्बर, ये दोनों चैम्बर के बीच में एक कड़ी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर बीच में हड्डी टाइप का, नाक का, जिसको बत्ती कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? नसल सेप्टम। नसल सेप्टम। तो इस तरह से हमारे नाक में 3 भाग हो गया। पहला भाग जो आगे में है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे नासा छिद्र या नासिका छिद्र या नॉस्ट्रिल्स। नासिका छिद्र, नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल्स, तीनों एक ही नाम है। इसके बाद बीच में ये जो पूरा हार्ड स्ट्रक्चर है, नाक के बीचों बीच जो यहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम लोग नसल सेप्टम। नसल सेप्टम, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इस नसल सेप्टम के दोनों ओर, नसल सेप्टम नाक का जो बत्ती होता है, उसके दोनों ओर जो जगह होती है, एक छोटी सी होल टाइप की, गुफा टाइप का जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको कहेंगे क्या हम लोग? नासिका वेस्म। नसल चैम्बर। नासिका वेस्म मतलब क्या हो गया जी? नासिका चैम्बर। समझ में आ गया? अब देखिए, नाक के सबसे ऊपर यहाँ पर, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क को छूता है, इधर ब्रेन ऊपर यहाँ मस्तिष्क को छूता है, इस वाले हिस्से में बहुत पतला सा छिद्र होता है। उस छिद्र को कहते हैं घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? घ्राण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ का नाक के सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहेंगे इसको? घ्राण क्षेत्र, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑल्फैक्टरी रीजन। तो अभी हम लोग 3 पार्ट का नाम पढ़ लिए, 3-4 पार्ट का नाम पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट जो यहाँ पर है, इसको नासिका छिद्र कहेंगे, और नासिका छिद्र के जस्ट भीतर में जो गुफा जैसी रचना होती है, होल छिद्र जैसे टाइप का यहाँ जगह जो होता है, इसको क्या कहते हैं? नासिका वेस्म या नासिका चैम्बर। और इसके बाद जो सबसे ऊपर में यहाँ मस्तिष्क के आसपास होती है, कुछ बहुत छोटा छिद्र होता है, उसको कहते हैं घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र जो है सूंघने में सहायता करता है। मनुष्य का घ्राण क्षेत्र सबसे छोटा होता है, ज़्यादा विकसित होता नहीं, इसीलिए सबसे कम सुगंध सूंघने में इसकी जो है मनुष्य को उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती। बस इतना होता है कि हाँ, हम ये पता कर लेते हैं इसका सुगंध कैसा है, कोई ख़ास विशेष टाइप से हम लोगों को ये शक्ति नहीं होती है। घ्राण क्षेत्र से नीचे ग्रसनी में लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। लैरिंग्स के आसपास ही नाक का छिद्र और ये मुख का छिद्र दोनों मिला होता है। नाक का छिद्र और मुख का छिद्र दोनों क्या होता है? मिला होता है। इसको स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र जो है, स्वर यंत्र आवाज़ को क्लियर, मतलब वहाँ क्लियर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके नीचे देखिए, स्वर यंत्र के नीचे यहाँ पर, मतलब छाती के बीचों बीच एक 11 cm लंबी, 11 cm, लगभग 11 cm, हो सकता है ±1 रहे, 11 से 1 cm कम हो, 11 से 1 cm ज़्यादा हो, साइज़ के मुताबिक होगा व्यक्ति का तो सबका, लेकिन 11 cm, लगभग 11 cm लंबी एक पाइप जैसी, नली जैसी रचना होती है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास होता है कितना? 16 mm। 16 mm व्यास होता है। मोटाई उसकी होती है कितनी? 16 mm। और इसकी लंबाई कितना होती है? ऊंचाई कितना होती है इसका? 11 cm। याद रखना है, 11 cm लगभग में मान है इसका ट्रैकिया का। एक ही पीस ट्रैकिया होता है हम लोगों का, और इधर जो इसका मोटाई है कितना है? 16 mm। तो ये ट्रैकिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अब ट्रैकिया में एक सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है कार्टिलेज से बनी एक संरचना होती है, अर्धवलय। ये अर्धवलय टाइप का होता है। अब ये पूछिए कि ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, अगर ये ठोस यहाँ पर मजबूत टाइप से स्ट्रक्चर नहीं देगा तो हो सकता है कभी किसी कारणवश ये जो पाइप है वो चिपक जाए, दब जाए, सट जाए,
तो जिससे क्या होगा, ना हम मुंह से सांस ले पाएंगे ना नाक से सांस ले पाएंगे, दोनों का रास्ता बंद हो जाएगा। ये मेन हाईवे है, इसी के हाईवे के अंदर से O2 और CO2 दौड़ते रहता है। अगर ये मेन हाईवे बंद हो जाएगा तो आदमी का दम घुट करके मौत हो जाएगा। इसलिए ट्रैकिया में ये लगा देता अर्धवलय, ताकि किसी भी कंडीशन में ये दबे नहीं, सिकुड़े नहीं और इसमें जो है संकुचन ना हो। संकुचन हो जाएगा तो पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है किससे बनी होती थी? हड्डी से नहीं बनी होती है, ये होती है उसी की जैसी जो पतली लचीली हड्डी होती है कार्टिलेज की, उपास्थि। ये उपास्थि से बनी हुई अर्धवलय होती है जो इसको सिकुड़ने या संकुचन होने से इसको बचाती है। हम लोग एक बार यहाँ से यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए। देखिए, नाक के आगे में जो छिद्र होता है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नासिका छिद्र या नॉस्ट्रिल्स। नासिका छिद्र या नॉस्ट्रिल्स। अब इस नासिका छिद्र के आगे यहाँ जो नाक में कुछ जगह होती है, इस जगह को क्या बोलेंगे? इस जगह को बोलते हैं क्या? नासिका वेश्म। क्या बोलेंगे इसको? नासिका वेश्म। नासिका वेश्म इंग्लिश में कहते हैं क्या? नसल चैम्बर। उसके जस्ट ऊपर या मस्तिष्क के पास क्या होता है? घ्राण क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या करता है? हमको सूंघने में सहायता देता है। क्या चीज़ करने में? सूंघने में सहायता करता है। घ्राण क्षेत्र के नीचे स्वर यंत्र होता है, अर्थात लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स के आसपास ही ये जो नासिका वेश्म है और मुख गुहा है, दोनों जुड़ा होता है। अब ये स्वर यंत्र बोलने में सहायता करता और आवाज़ को पूरा फ्रेश करता है। अब स्वर यंत्र के जस्ट नीचे, स्वर यंत्र और फेफड़ा के बीच में लगभग 11 cm जो है लंबी, 11 cm लंबी और 16 mm चौड़ी, 16 mm मोटाई का एक नली जैसी रचना होती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया को हिंदी में श्वास नली कहते हैं। इस ट्रैकिया में एक उपास्थि का अर्धवलय होता है, मतलब कई सारी संख्या में, ताकि इसमें संकुचन ना हो और ये सिकुड़े नहीं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, ट्रैकिया आगे बढ़कर फेफड़ा के निकट जैसे ही जाता है तो ट्रैकिया जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग ब्रोंकस या श्वसनी कहलाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है ये आगे बढ़कर 2 भाग में बट गया। ये दोनों भाग में को प्रत्येक को क्या कहेंगे? या तो ब्रोंकी कहेंगे या ब्रोंकस कहेंगे या नहीं तो श्वसनी कहेंगे। एक पीस है तो श्वसनी और 2 पीस है तो श्वसनिकाएं। एक पीस है तो क्या? श्वसनी और 2 पीस है तो क्या हो गया? श्वसनिकाएं। ये बहुत सिंपल है, याद हो गया होगा। कैसे? देखिए, ट्रैकिया फेफड़ा के निकट आकर 2 भागों में बट जाता है। फेफड़ा के निकट आकर ट्रैकिया जो है 2 भागों में बट जाता है। इस दोनों भाग में से प्रत्येक को ब्रोंकस या ब्रोंकी या नहीं तो श्वसनिकाएं, मतलब क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। श्वसनी कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो श्वसनी है अर्थात ब्रोंकस है, ये आगे फेफड़ा में घुस करके दोनों साइड ये और कई भागों में विभाजित हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ये जो ब्रोंकस है फेफड़ा के अंदर जा करके और कई भाग में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग इसका क्या कहलाता है? तो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। ब्रोंकियोल्स कहलाता है। ये प्रत्येक भाग इसका क्या कहलाता है? ये सब देखिए, ये देख रहे हैं, ये पार्ट पुर्जा जो भी है ना, ये सब क्या है? ब्रोंकियोल्स है। ये सब देख रहे हैं, ये सब ब्रोंकियोल्स है। ब्रोंकियोल्स, ये जो लास्ट जितना भी ब्रांच है, ये ब्रोंकस का जो भी ब्रांच है सब ब्रोंकियोल्स कहलाएगा। ब्रोंकियोल्स को हिंदी में कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, समझ में आ गया होगा। ये हो गया श्वसनिकाएं, ये हो गया श्वसनी। श्वसनिकाएं, श्वसनियाँ और श्वसनिकाएं। हिंदी में कुछ नाम अजीब, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा है। ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स। समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट वाला हिस्सा है, प्रत्येक ब्रोंकियोल्स के लास्ट में झिल्ली नुमा एक पाउच टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बहुत सूक्ष्म आकृति में, कई संख्या में इसकी होती है। लगभग इसकी जो वायु कोश की संख्या होती है लगभग 30 करोड़ होती है। तो फेफड़ा में वायु कोशों की संख्या जो
वायु कोश, इसको वायु कुपिका भी कह सकते हैं हम लोग, वायु कोष्ठ भी कह सकते हैं। ये वायु कोष्ठ या वायु कोश, फेफड़ा में इनकी संख्या कितनी है? लगभग 30 करोड़ है। कितना? लगभग 30 करोड़ है। और अंतिम जगह उसका फेफड़ा का वही है जहाँ पर हवा जो है जाके ठहरता है, यहीं पर इसका अंतिम होता है। हर जगह पूरा फैला हुआ रहता है और अंतिम जगह है जहाँ पर हवा यहाँ तक जाके जाता है जी। और यहीं से O2 मतलब ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाके ये विसरण के द्वारा मतलब घुसता है ब्लड वाला नस में, और उधर से जो है CO2 को ले लेता है। तो इस प्रकार का जो विसरण की क्रिया है वो कहाँ होती है? तो वायु कोष्ठ में, वायु कुपिका में। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये फेफड़ा दोनों सेपरेट होता है, अलग अलग फेफड़ा होता है। मनुष्य में अगर एक फेफड़ा भी सही हो तो एक फेफड़ा कार्य करने पर भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दोनों फेफड़ा कार्य करता हो तो बहुत अच्छे से जी सकता है। इसलिए ये दोनों फेफड़ा को अलग अलग सेपरेट तरीके से सुरक्षा कवच होता है। इस सुरक्षा कवच जो है एक चिपचिपे पदार्थ से झिल्ली नुमा रचना में बंद होता है। इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? पैराइटल प्लूरा। ये क्या कार्य करता है? ये फेफड़े को, प्रत्येक फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि इसमें घर्षण ना हो। नहीं तो ये देख रहे हैं ना, ये डायाफ्राम ये ऊपर नीचे करता है तो हो सकता है इसमें घर्षण हो जाए। इससे तो घर्षण से बचाने के लिए इसमें चिपचिपा और मतलब म्यूकस टाइप के पदार्थ का यहाँ पर एक कवच होता है। इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। और फेफड़ा के जस्ट नीचे अस्थियों से बना हुआ, अस्थि मतलब उसमें हो गया एक हार्ड टाइप का जो है उसका मसल्स होता है, ये उससे बना हुआ एक रचना होती है। उसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायाफ्राम कैसे मतलब ऊपर नीचे करती है तो ये श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। क्या? देखिए, नाक में सबसे आगे का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? नासिका छिद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नासिका छिद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। इसके जस्ट ऊपर यहाँ हो गया क्या? नासिका वेस्म या नसल चैम्बर। यहाँ जस्ट हो गया घ्राण क्षेत्र। इसका मतलब हो गया कि वो सूंघने में सहायता करता है। और यहाँ पर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के आसपास में मुख और नाक दोनों जुड़ा हुआ होता है। स्वर यंत्र के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है? छाती के ठीक बीचों बीच एक 11 cm लंबी 16 mm चौड़ी एक रचना होती है पाइप जैसी, जिसको क्या बोलते हैं? हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में उपास्थियों से बनी अर्धवलय टाइप का कई सारे वहाँ रचनाएं होती है और जो उसको संकुचन और सिकुड़न से बचाती है। और इसके बाद वो जो प्रत्येक मतलब ट्रैकिया जो है आगे बढ़ करके 2 भाग में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग को कहते हैं ब्रोंकस या श्वसनी, और प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकस फिर और आगे बढ़ के कई भागों में बढ़ जाती है। और प्रत्येक भाग, प्रत्येक का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या श्वसनी काएँ कहते हैं। और यहाँ प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स में पाउच टाइप का, सूक्ष्म पाउच टाइप का थैली नुमा रचना होती है, झिल्ली नुमा। उसको क्या कहते हैं? वायु कोश। और फेफड़ा में लगभग 30 करोड़ वायु कोश या वायु कोष्ठक होती है। अंतिम जगह यही है फेफड़ा का जहाँ पर ऑक्सीजन या हवा सहित जाता है। यहीं से ब्लड O2 को लेता है और CO2 को उसमें धकेल देता है। और इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। मनुष्य का श्वसन तंत्र अर्थात द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मनुष्य का फेफड़ा मुख्य रूप से इसका श्वसन अंग है। यह फेफड़ा मनुष्य के पसलियों के बीच थोरेसिस नामक कैविटी होती है, इसी में होता है। इसके नीचे डायाफ्राम नामक स्ट्रक्चर होता है जो श्वसन में मदद करता है। इस डायाफ्राम के ऊपर 2 फेफड़ा गुलाबी और स्पंजी होता है। इसमें दायां फेफड़ा 3 लोब्स में बटे होते हैं, इसी कारण से ये साइज में थोड़ा बड़ा होते हैं। जबकि बायां फेफड़ा मात्र 2 लोब्स में बटे होते हैं। इन दोनों फेफड़ों के बीच में ट्रैकिया अर्थात श्वास नली
होती है। श्वास नली अर्थात ट्रैकिया में सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज से बनी होती है। यह इसे संकुचन से बचाती है ताकि ये सिकुड़न इसमें ना हो सके। जब हम बाहरी हवा को अपने नॉस्ट्रिल्स से अंदर भरते हैं तो यह हवा हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी से होते हुए ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है और ब्रोंकियोल्स की विभिन्न शाखाओं से होते हुए भिन्न भिन्न वायु कोष्ठक अर्थात वायु कूपिकाओं में पहुंचता है जहां कैपिलरी होती है जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इसमें बहुत महीन रक्त वाहिनियाँ होती है जिसमें आरबीसी के कण CO2 के साथ मिले होते हैं। ये CO2 विस्तरण की सहायता से उन पोर्स में चले जाते हैं और पोर्स में आए हुए O2 विसरण की सहायता से इन रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। धीरे धीरे उन पोर्स में CO2 के कण इकट्ठा होने लगते हैं और इन नसों में O2 आरबीसी के साथ मिल जाते हैं जिससे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब पोर्स में CO2 के कण हवा के साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब वे वापस ब्रोंकियोल्स से होते हुए ब्रोंकी में पहुंचता है और ब्रोंकी से फिर ट्रैकिया से होते हुए हमारे नॉस्ट्रिल्स के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और यह एक चक्र का श्वसन संपन्न हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर ग्रहण करते हैं, तब हवा हमारे फेफड़े की जो वायु कोष्ठ होती है उसमें भर जाती है जिससे फेफड़े का आकार बढ़ जाता है। अब इसमें डायाफ्राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस को अंदर लेने और छोड़ने में डायाफ्राम इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस प्रकार श्वसन लगातार चलता रहता है।